नमस्कार दोस्तों, बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स हमने शुरू कर रखा है। पेपर नया फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ठोस प्रावस्थाएं, ठोस प्रावस्था युक्तियाँ। पीछे 6-7 क्लासें हो चुकी, कुछ क्लासें अभी अगली क्लास है दोस्तों, ठीक है। कंटिन्यू क्लासें लीजिए, क्लासेस लोगे तभी मेरे प्यारे बच्चों समझ में आएंगे सारी चीज़ें। जब तक क्लासेज नहीं लोगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए क्लासेज रेगुलर मोड से लीजिए, नोट्स बनाइए, कॉपी ले लीजिए, उसमें अच्छे से डायग्राम वगैरह सब बना के लिखते चलिए। हिंदी इंग्लिश साथ साथ चली रहे, अपन से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। सारी चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल ही रही है सारी चीज़ें, तो लगातार पढ़ो और आनंद लीजिए, ठीक है। कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार से, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सब चीज़ें इसी प्लेटफॉर्म पे यहीं अवेलेबल हो रही हैं आपको। बेहतर से बेहतर हिंदी इंग्लिश डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, लगातार वीडियो, चाहे जितनी बार देखो, आज देखो, कल देखो, 10 दिन बाद देखो, कभी भी कहीं भी देखो, लगातार वीडियो क्लासेज आपके पास उपलब्ध रहेंगी। तो नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ एक एक चीज़, एक एक डेरिवेशन, एक एक परिभाषा अपन पढ़ेंगे, तो कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों पढ़ते हो किसी के चक्कर में, जब कोई नहीं है अपनी टक्कर में। तो प्यारे बच्चों, क्यों किसी इधर उधर भटकने की ज़रूरत है जब सारी चीज़ें आप वही के प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं। तो इसलिए बिल्कुल आनंद के साथ पढ़ते रहिए और समझते रहिए। पिछली क्लास में हम कुछ चीज़ें समझी थी, जिनके अंदर 2 क्लासेज में हम पढ़ते आ रहे थे कि किरचॉफ के नियमों की सहायता से, किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथ में हम क्या चेक कर रहे थे, करंट या धारा चेक कर रहे थे, और क्या निकालना सीखी थी, वोल्टता। एक विधि को तो हमने कहा था संधि विश्लेषण, नहीं पढ़ी पिछली क्लास से ज़रूर पढ़िए। न्यूमेरिकल जो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ आज, तैयार हो जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास आने वाली है। एक होता है संधि विश्लेषण और एक हम पढ़ के आए हैं लूप विश्लेषण है, इसको हम कहते हैं लूप एनालिसिस। संधि विश्लेषण है, इसको हम क्या कहते हैं, लूप एनालिसिस। लूप एनालिसिस एक तो हो गया संधि विश्लेषण, और एक हो गया आपके पास जंक्शन या नोड, जंक्शन या जिसको हम क्या कहते हैं नोड एनालिसिस, ठीक है, नोड एनालिसिस, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखिए, हम संधि विश्लेषण भी पढ़ चुके और क्या पढ़ चुके, लूप विश्लेषण। मैंने कहा था संधि विश्लेषण में किरचॉफ का कौन सा नियम लगता है, पहला नियम, जिसको हम किसका नियम कहते हैं, धारा का नियम, करंट लॉ। अरे क्या कहते हैं, किरचॉफ का पहला नियम है जिसको हम क्या कहते हैं, धारा का नियम। समझ में आ रही है मेरी बातें। जिन्होंने क्लास ले ली उनको 100% समझ में आ रही है, जिन्होंने नहीं ली वो ये क्लास तो ले लीजिए, इसके बाद अच्छे से पढ़ के आइए प्यारे बच्चों, है ना। तो पढ़ने का मज़ा ही अलग आएगा। देखो कुछ बातें बताता हूँ मैं आपको। हर चीज़ को आप पॉजिटिव वे में लेना सीखें, जिससे कि थोड़ी क्या है कि चीज़ें बेहतर बने जीवन में, हो चाहे सोच हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, उसको पॉजिटिव बनाएं। आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो, तो हर चीज़ को प्यारे बच्चों पॉजिटिव बनाए रखो। एक अंदर आदमी की पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और हाँ, आप अपने काम करने के लक्ष्य या टारगेट सेट करो। टारगेट बड़े सेट नहीं करने अभी, एक बार टारगेट छोटे सेट करो। अब कई बच्चे क्या है कि टारगेट सेट कर लेते हैं कि यहाँ अपने बीएससी का एग्जाम्पल लें कि एक दिन में 1 यूनिट पढ़नी है, तो वो टारगेट पूरा नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। अगर अपन टारगेट छोटे छोटे सेट करें कि रोज़ाना पढ़ूंगा, लेकिन मैं रोज़ाना की 1-1 या 2-2 टॉपिक पढ़ूंगा, या 2-2 3-3 4-4 पेज पढ़ूंगा, तो वो टारगेट मिल जाते हैं आपको। तो कुछ लोग तो अपने आप में है ही नेगेटिव, तो उनसे दूर रहिएगा प्लीज़। अब वो लोग आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके साथी भी हो सकते हैं। हर जगह नेगेटिविटी है, हर जगह नेगेटिविटी है। वो मन से ही नेगेटिव है, सोच से ही नेगेटिव है। जो आदमी गलत है, गलती सुधार सकता है। जिस आदमी के मन में गलत फहमी है वो भी सुधर सकती है, लेकिन जो मन से ही नेगेटिव है वो आदमी नहीं सुधर सकते। अब मैं इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहा हूँ, इसमें भी समस्या है, इसमें भी समस्या है कि बच्चों को क्यों फ्री में सारी चीज़ें मिल पा रही हैं, क्यों सर है इतनी मेहनत कर रहे हैं, और सर कोई चार्ज लेते हैं तो भी नाम मात्र का लेता हूँ मैं ऑफलाइन में भी, क्यों इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए। उनसे भी कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग दुखी हैं जो आपको बहुत एक ठगी का सा शिकार बनाना चाहते हैं। न टाइम पे कोर्स करवाना, न कुछ करवाना, फालतू की रामायण कहानी सुनाना, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। टाइम पास करने का एक बहुत अच्छा सिस्टम सेट कर रखा है कि बच्चों का एक दिन भी बच्चे को खुद से सोचने का टाइम नहीं देना है। संडे को भी बच्चे को फ्री नहीं छोड़ना, उस दिन भी 4-5 घंटे बैठा लो उसको, जिससे कि बच्चा अपना खुद सोच नहीं सके, खुद का निर्णय नहीं ले सके और जीवन में आगे नहीं बढ़ सके। वो सारे के सारे लोग बच्चों के मन में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। नेगेटिविटी
जो फैला रहे हैं उनका मन नेगेटिव है, उनकी सोच नेगेटिव है। छात्र हित में कोई भी आदमी कभी नहीं सोच सकता उनमें से। इसलिए नेगेटिविटी या जो नेगेटिव लोग हैं, जिनकी सोच गलत है, जिनके मन नेगेटिव है, उन लोगों से हमेशा दूर रहिएगा। दूसरी बात, सफलता के लिए एक छोटे छोटे टारगेट सेट करो। अगर आपको सफल होना है तो छोटे छोटे टारगेट, कि आज जैसे 1 न्यूमेरिकल मैंने किया, 2 न्यूमेरिकल मैंने कर लिए, 2 घर पे मैं मेरी तरफ से कर लूँगा 4। ऐसा नहीं कि चैप्टर के 40 न्यूमेरिकल आज इस संडे को करके छोड़ूंगा, नहीं हो पाएंगे। 100 में से 2 बच्चों के ही हो पाएंगे, 98 के नहीं हो पाएंगे। तो मेरे को वो सफलता नहीं चाहिए कि 98 तो फेल और 2 सक्सेस, ये सफलता नहीं चाहिए। मेरे को इससे उल्टा चाहिए, 1-2 बच्चे तो चलो कोई बात नहीं, किसी परिस्थिति से फेल हो गए लेकिन 98 तो सक्सेस चाहिए मुझे। तो इसलिए जो 98% सक्सेस कब मिलेगी, तब मिलेगी जब प्यारे बच्चों छोटे छोटे लक्ष्य या छोटे छोटे टारगेट निर्धारित करोगे। छोटे टारगेट निर्धारित करने का मतलब होता है कि हर चीज़ के कंटिन्यूटी बनाओ, निरंतरता लगातार होना चाहिए हर चीज़। अगर चीज़ की कंटिन्यूटी बन गई आपके पास तो जीवन में सफलता ही सफलता आपके पास। दूसरी बात, नेगेटिव लोगों से एक नोट लगा के लिख लो चाहे कॉपी में ऊपर, कि जो लोग नेगेटिव हैं, नकारात्मक है, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। उनको कमी ढूंढनी है, कमी ढूंढनी है, उनको कमी ढूंढनी है। अब चाहे कोई आदमी कितना भी बढ़िया काम करे, कुछ लोगों का काम होता है उसमें कमी ढूंढना, तो वो मन से नेगेटिव है। अपन गलत नहीं हो उसमें, आप गलत नहीं हो, मैं गलत नहीं हूँ, मैं मेरे काम को मेरे मन से कर रहा हूँ, आप अपने काम को आपके मन से कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके कुछ टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन जो मन से नेगेटिव है उनका कोई इलाज नहीं है, उनसे दूरी बनाना ही इलाज है। उनको सुने ही नहीं आदमी, जो मन से ही नेगेटिव है, नेगेटिविटी फैलाते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार ऐसी बात है, एक जैसे कि भाई एक आदमी कोई काम कर रहा था और वो बहुत अच्छे से काम करे जा रहा था। एक उसके काम करने वाला ही था व्यक्ति, जैसे मान लो मैं ही हूँ। अब मान लो, अब नेगेटिव आदमी की देखो, जो आदमी नेगेटिव ढूंढता है, गलत ढूंढेगा, वो नेगेटिव ढूंढेगा। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे मैं मान लो यहाँ ये क्लास चल रही है अपनी, एक अपने ही काम करने वाले हैं, सपोज करो, वो भाई साहब ऐसे हैं कि रोज़ाना एक न एक कमी निकाल देते हैं मेरे में, कि सर आज ये कम रह गया, ये कम रह गया, आज कोई लाइट नहीं आ रही, आज लाइट कम आ रही, आज आवाज़ तेज़ नहीं आ रही, आज तो आप बढ़िया नहीं लग रहे। मतलब कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं। आज क्लास जल्दी छोड़ दी, आज लंबी खींच दी क्लास। एक बार वैसा मान लो मैं ऐसा किया कि मैंने लाइट भी सारी बहुत अच्छी व्यवस्था कर ली, बहुत अच्छा स्टूडियो सेट कर लिया, उसके बावजूद मैंने क्लास लगाई, उसके बावजूद मैंने क्या लगाई, क्लास। फिर मैंने पूछा भाई अब बता, अब क्या कमी है। तो फिर क्या कहा उस आदमी ने, मैंने उस दिन सोचा कि भाई आज तो नहीं कहेगा, कोई कमी नहीं बताएगा। फिर उस दिन वो क्या कहता है, बोले कि इतना करने की क्या ज़रूरत थी, ये बेफालतू का खर्चा नहीं करना चाहिए। अब बोलो, ऐसे नेगेटिव लोगों को कहाँ तक रोक सकते हैं। पहले उल्टी नेगेटिव कमी निकालनी, फिर अगर मान लो अच्छा काम कर लिया तो कहते बोले इतने एफर्ट करने की ज़रूरत कहाँ थी। तो वो लोगों का कोई इलाज नहीं है उनका, वो मन से नेगेटिव है, जो नए बच्चों को पढ़ने दे रहे हैं, नए बच्चों को पढ़ाने दे रहे हैं, और कुछ के तो पत्ते खुलने वाले हैं, अभी खुल ही रहे हैं। और आराम से कंपैरिजन तुलना किया करो, प्लेटफॉर्म खुला है, मैं तो खुली चेतावनी दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया हो गया। जो बच्चे मुझे कहीं जान नहीं पा रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे थे कि जहाँ पैसे लगते हैं वहाँ पता नहीं क्या मिलता होगा, अब कर लेना बेटा तुलना। मैं खोल के कह रहा हूँ, जहाँ पैसे लगते हैं कि महंगे पैसे वाले चीज़ में क्या पता नहीं क्या मिलता हो, ऐसा नहीं है। ज्ञान और पैसे का कोई रिश्ता ही नहीं है प्यारे बच्चों। पहली चीज़, ज्ञान और पैसे का कोई रिश्ता नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये रखिए। पहले बेस्ट थी, गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, निःशुल्क पढ़ाई होती थी, और गुरुकुल से बेस्ट कोई अध्ययन नहीं होता। तो ज्ञान का और पैसे का कोई रिश्ता नहीं है। आजकल क्या है कि शिक्षा को पैसा बना दिया, पैसा को शिक्षा बना लिया। ये बहुत गलत चीज़ है, और इसी कारण हम निरंतर असफल हो रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बीएससी हो, कंपटीशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बीएससी में 5-5 साल लग रही हैं, पैसे दे रहे हैं साल के 20-20 हज़ार। मेरे जैसे आदमी को 2,000 रुपये देते, इससे कि खर्चा निकल जाता है आपका, टेबल कुर्सी बिजली पंखे चल जाते, बस 3 साल में हो जाते। लेकिन नहीं, सोच बदल गई लोगों की कि शिक्षा से पैसा है, पैसा से शिक्षा है, दोनों ही का कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं है। दिन और रात का फ़र्क है दोनों। देखो, पैसे, जिसके पास ज्ञान है, ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे ले या नहीं ले। पैसे से ज्ञान नहीं है कि मैं 1,000 रुपये लूँ या 10,000 रुपये ले लूँ या 50,000 रुपये ले लूँ बीएससी के, तो ऐसा नहीं कि मेरे पास ज्ञान आ जाएगा, है उतना ही रहेगा। ज्ञान और पैसे का कोई रिश्ता है ही नहीं, ये मन से भ्रम निकाल दो।
कि पता नहीं पैसे लग रहे हैं तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ऊंची दुकान फीके पकवान वाली सी कहानी हो जाएगी दोस्तों। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कहीं भी बहकावे में नहीं आए, पहली बात। दूसरे कुछ नेगेटिव लोग हैं जो आपको पढ़ने से रोकेंगे, लेकिन रुकना नहीं है, अनवरत चलना है अपन को, लगातार चलना है इस श्रृंखला को, और बच्चों को साथ लगातार जोड़ते रहना अपने साथियों को, जिससे कि सभी साथी बेनिफिट उठा सकें। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरी सभी बातें अच्छी लगी होंगी, समझ आई होगी सब बच्चों को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इन चीज़ों को, और सब बच्चों तक बताइए ताकि हम और आगे बढ़ सकें, नया कारवां बना सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, संधि विश्लेषण और क्या है आपके पास, लूप विश्लेषण, जंक्शन एनालिसिस, और क्या है आपके पास, लूप एनालिसिस। ठीक है, अब देखिए पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे कि किरचॉफ के पहले नियम, धारा नियम जिसको कहते हैं करंट लॉ, करंट लॉ पे आधारित कौन सा विश्लेषण है, संधि विश्लेषण। इसकी सहायता से किसी भी संधि या जंक्शन पे क्या निकालते हैं, वोल्टता। अरे क्या निकालते हैं, वोल्टता या वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। किसी भी संधि या जंक्शन पे क्या फाइंड आउट करते हैं, वोल्टता या वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद आपके पास है लूप विश्लेषण, जिसको हम क्या कहते हैं, लूप एनालिसिस कहते हैं। लूप विश्लेषण क्या कहते हैं, इसको लूप एनालिसिस। इसके अंदर किरचॉफ का कौन सा नियम काम आता है, दूसरा नियम, जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्टता नियम। क्या कहते हैं, वोल्टता नियम या करंट वोल्टेज लॉ, या किरचॉफ का कौन सा नियम होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड। ठीक है, इसकी सहायता से हम अलग अलग लूप या परिपथ में किसका मान ज्ञात करते हैं, धारा या करंट का। किसका मान ज्ञात करते हैं, धारा या करंट का। दो चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज़, पहला विश्लेषण होता है संधि विश्लेषण, दूसरा विश्लेषण कौन सा होता है, लूप विश्लेषण। ठीक है दोस्तों, संधि विश्लेषण में किरचॉफ का कौन सा नियम काम आता है, पहला नियम। किरचॉफ का कौन सा नियम काम आता है, पहला नियम, जिसको हम क्या कहते हैं, धारा नियम या करंट लॉ कहते हैं। और इसकी सहायता से अनेक संधि या जंक्शन पे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। अरे क्या ज्ञात कर सकते हैं, वोल्टेज। ठीक है, इसके बाद आता है लूप विश्लेषण, जिसको हम क्या कहते हैं, लूप एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, लूप विश्लेषण, जिसको हम क्या कहते हैं, लूप एनालिसिस कहते हैं। लूप एनालिसिस में क्या होता है कि किरचॉफ का कौन सा नियम काम आएगा, दूसरा। अरे कौन सा नियम काम आएगा, दूसरा नियम काम आएगा, और उस नियम को हम क्या कहते हैं, वोल्टता का नियम या वोल्टेज लॉ कहते हैं। और इससे अनेक लूप में अनेक धारा या करंट के मान ज्ञात कर सकते हैं, I1, I2, I3, जैसा कि हम पिछली क्लासों में इस बारे में बहुत अच्छे से डेरिवेशन कर चुके हैं दोस्तों। किया कि नहीं किया डेरिवेशन अपन ने। अब देखें, इससे आगे बढ़ते हैं। अब आगे डेरिवेशन कर लिए, कैसे सोल्व करना है। अब इसके अंदर ये सर्किट लेके चल रहा हूँ मैं एक, तो ये सर्किट बनाओ, फिर इसका क्वेश्चन लिखते हैं क्या क्या पूछा और कैसे निकालता है। एक सवाल अगर जिसने अच्छे से सीख लिया, एक सवाल जिस भी बच्चे ने अच्छे से सीख लिया, वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा भाई। एक सवाल सीख लो, फिर प्रैक्टिस करते रहो बस। 2-3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, यहाँ से लगभग एग्जाम में सवाल मिलना तय है, मिलना तय है। न्यूमेरिकल मिल जाएगा, बहुत बार न्यूमेरिकल यहाँ से आता है प्यारे बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन है आपके पास, लूप बना लो सभी बच्चे, ये डायग्राम बनाओ, क्या क्या पूछा है वो बात करते हैं अपन। इसमें दिया हुआ है कि दिए गए जाल में लूप धाराएं I1, I2, I3 तथा वोल्टता V1, V2 ज्ञात कीजिए। दिए गए लूप जाल में धारा या करंट, दिए गए लूप जाल में धाराएं I1, I2, I3 तथा वोल्टता या वोल्टेज V1, V2 ज्ञात करो। V1, V2 ज्ञात करो। इन द गिवन नेटवर्क, लूप नेटवर्क, find values of current I1, I2, I3. In the given loop network, find values of current I1, I2, I3 and voltages V1 and V2. ये काम करना है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने क्या कहा भी कि सबसे पहले जब धारा ज्ञात करनी हो, लूप में ज्ञात करनी हो, तो पिछली क्लास में हम डेरिवेशन करके आए हैं कि लूप ले लो, कितने लूप बन रहे हैं, एक एक लूप का कितना समीकरण आएगा, एक एक समीकरण, एक एक इक्वेशन आएगी आपके पास। और उस एक इक्वेशन से मान लो यहाँ कितने लूप है, 1, 2 और कितने लूप है, 3। नाम दे दो इसको फर्स्ट, ये लूप हो गया मेरे प्यारे बच्चों सेकंड, और ये लूप हो गया मेरे प्यारे बच्चों थर्ड। कितने लूप बन रहे हैं, 3 लूप बन रहे हैं। लूप का मतलब बंद पथ या क्लोज सर्किट।
अब देखिए बंद पथ या क्लोज पाथ जो होगा, एक लूप हो गया, दो लूप हो गया और कितने लूप बन गए आपके पास 3। तो 3 लूप के कितने समीकरण, अरे भाई कितने समीकरण, 3 समीकरण, या 3 लूप के कितने इक्वेशन बनेंगे, 3 इक्वेशन। और उन 3 इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका मैंने बताया था, मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स बना के सारणिक बनाओ और सारणिक से फिर करंट की या धारा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। बताया था ना पूरा प्रोसीजर, सेम वही प्रोसीजर चलना। कल तो सिर्फ जो लेके चले थे हम डेरिवेशन, और उस डेरिवेशन में पिछली क्लास में हम पढ़ के आए थे कि Z1 Z2 Z3 बैटरी को नाम E दे रखा था। अब वो सारी चीज़ें दूर हो गई है, Z1 Z2 Z3 का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, और सिर्फ 6 5 वैल्यू दे रखी है, 18 4 8 डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, तो और ही बहुत आसान काम रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात सारे बच्चे? अब देखो बच्चों सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ से करंट या धारा कितनी चली बता रहा है, I1। तो इधर I1 गई यहाँ तक, यहाँ करंट कितना है I1। इधर आगे कितना बता रहा I2, इधर I2 चला गया तो इसमें कितना आया होगा भाई I1 माइनस कितना आया I2। ठीक है, आगे कितना चला गया बताया I3, तो आगे तो I3 चला गया, तो नीचे कितना आ गया I2 माइनस कितना आ गया I3, I2 माइनस कितना आ गया I3। पीछे से I2 आया था, I2 में से I3 कहाँ चला गया आगे, और ये हुआ, ये दिशा हो गई करंट की। ठीक है, डायग्राम को पूरा करो, कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ सीख लो मेरे दोस्तों, सब कुछ सीख जाओगे। लिख लिया सबने? तो देखो दिए गए जाल में इन द गिवन नेटवर्क, दिए गए जाल में धाराओं के नाम क्या क्या लिखने पड़ेंगे भाई, I1 I2 I3 एवं वोल्टताएं V1 V2, वोल्टेज कौन कौन सी ज्ञात करनी है V1 और V2, करंट कौन कौन से काम आ रहे हैं I1 I2 और कौन कौन से काम आ रहे हैं I3, करंट कौन कौन से काम आ रहे हैं भाई I1 I2 और क्या क्या काम आ रहे हैं आपके पास I3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखो हम एक एक चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं, एक एक चीज़ को क्या करने वाले हैं सॉल्व। सबसे पहले कौन सा लूप लेके चलूँगा, पहला लूप। अरे कौन सा लूप लेके चलूँगा, पहला लूप। तो देखिए अब यहाँ से लगाएंगे कौन सा नियम, वोल्टता का नियम, किरचॉफ का कौन सा नियम लगाएंगे, वोल्टता का नियम। या जिसे हम क्या कह सकते हैं कि अब क्या करेंगे, इसमें लूप विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लूप विश्लेषण या लूप एनालिसिस करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखे तीनों लूपों के लिए लूप समीकरण, लूप इक्वेशन फॉर ऑल 3 लूप्स, तीनों लूपों के लिए लूप समीकरण, लूप इक्वेशन फॉर ऑल 3 लूप्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो प्यारे बच्चों कि हम चले आगे। यहाँ से सपोज करो अगर करंट की दिशा में चलते हो, किसकी दिशा में चलते हो, करंट या धारा की दिशा में, तो वोल्टेज किसका होगा, प्लस का। और अगर करंट या धारा की दिशा के विपरीत चलोगे तो वोल्टेज का निशान किसका आएगा, माइनस का। अगर बैटरी में प्लस से माइनस जाते हो तो प्लस का, और अगर माइनस से बैटरी प्लस जाते हो तो किसका होगा, माइनस का। दोबारा कह रहा हूँ, वोल्टेज या वोल्टता पतन जो भी है, अगर उसमें आप धारा या करंट की दिशा में चलते हो तो निशान किसका आएगा, प्लस का। निशान किसका आएगा, प्लस का। अगर करंट के विपरीत आ रहे हो तो वोल्टता पतन किसका होगा, माइनस का होगा, पहली बात। दूसरी चीज़ मेरे दोस्तों, बैटरी में अगर प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो तो प्लस का निशान, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो तो किसका निशान, माइनस का। समझ गई बात को? अब देखिए सबसे पहले हम कौन से लूप की बात कर रहे हैं, लूप फर्स्ट के लिए, ठीक है। लूप फर्स्ट के लिए क्या करें, लूप फर्स्ट में समीकरण लिखना आपको। अरे लूप फर्स्ट में क्या लिखना है, समीकरण। तो फॉर्मूला जानते हो आप, वोल्टता का V इक्वल टू कितना होता है, IR। तो IR, I का मतलब तो कितना, I1, R का मतलब कितना, 6। यही दिशा, इधर से ऐसे तो घूम रहे हैं अपन भी, ये दिशा अपनी है, ये ऐसे घूमेंगे हम सब में। ठीक है, उल्टा घूम लो कोई फ़र्क नहीं पड़ना।
ऐसे ही हम घूम रहे हैं इधर से इधर और ऐसे ही करंट जा रहा है, तो किसका होगा? प्लस का। वोल्टेज लेनी है तो वोल्टेज होता है V इक्वल टू आई आर, I1 इंटू कितना हो गया 6। तो ये कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 6I1 हो गया आपके पास। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, इधर से इधर आए, हम ऊपर से आ रहे हैं नीचे, करंट भी ऊपर से क्या आ रहा है? नीचे। तो किसका निशान होगा? प्लस का। ये तो कितना हो गया आपके पास? 5, और ये हो गया आपके पास I1 माइनस कितना हो गया? I2। इसके बाद आगे इधर घूम के आए, इधर ये माइनस से बैटरी में कहाँ जा रहे हैं? प्लस। तो किसका होगा? माइनस का। कितना हो गया? 5, और इज इक्वल टू कितना? 0। थोड़ा ठीक लिख लो, I1 एक जगह कर लो, I2 क्या कर लो? एक जगह। तो देखो दोस्तों क्या करें, I1 और I1 कितने हो गए? 11I1। अरे क्या हो गए? 11I1 हो गया आपके पास। इसके बाद ये हो गए माइनस के 5I2, ठीक है। और I3 करंट सर्किट में था लेकिन अपने पास नहीं है, तो लिखने को तो लिख दो, ये 0 इंटू क्या लिख दें? I3, और बाकी को उधर भेज दें। 5 उधर चला गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके पास? फर्स्ट। यहाँ तक किसी के भाई कोई समस्या? समझ आ रहा है सबको? अच्छा लग रहा है? अरे अच्छा लग रहा होगा सबको, समझ आ रहा होगा ये है, ठीक है। इसके बाद हम कौन से लूप की बात करेंगे? लूप सेकंड के लिए। कौन से लूप की बात करेंगे? लूप सेकंड के लिए, फॉर द लूप सेकंड। अब देखो जो लूप सेकंड में हम यहाँ से चलेंगे, इधर ही हम जा रहे हैं, इधर ही करंट जा रहा है, तो 18I2 I इंटू आर होगा, तो ये हो गया 18I2 18I2। यही हुआ प्यारे बच्चों। इसके बाद देखो इधर से नीचे आएंगे, करंट भी ऊपर से कहाँ आ रहा है? नीचे। तो 4 या 4I2 माइनस कितना होगा? I3। 4I2 माइनस कितना होगा? I3। तो ये हो गया 4I2 माइनस कितना हो गया? I3। इसके बाद देखिए यहाँ से घूम के इधर आए, अब हम तो जाएंगे नीचे से ऊपर, करंट आएगा ऊपर से नीचे। तो नीचे से ऊपर जाएंगे और करंट आएगा ऊपर से नीचे, तो दिशा डायरेक्शन विपरीत या अपोजिट हुई या नहीं हुई? हो गई। तो निशान किसका आएगा मेरे दोस्तों? माइनस का। तो ये हो गया माइनस, और ये हो गया आपके पास I1 माइनस I2 इंटू कितना हो गया? 5। ये 5 लगा दिया और हो गए टोटल तो 0। ये कहता है सभी वोल्टता पतन का योग या बीजीय योग किसके बराबर होता है? 0 के। सभी वोल्टता पतन का बीजीय योग किसके बराबर होता है? 0 के। अब यहाँ से देखो इन चीज़ों को सोल्व कर लेते हैं थोड़ा और। I1 ढूंढते हैं, ये रहा I1, माइनस के कितने हो गए? 5I1, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे और देखें, देखो और क्या क्या है इसमें। I2 18 और 4 कितने हो गए? 22। 22 में से 5 चले गए तो कितने हो गए? 17। तो हो गया 17 या 17I2। यही हुआ 17 या कितने हो गए आपके पास? 17 या 27 हो गए। देखो I2 चाहिए ना, 18 और 4 कितने हो गए? 22, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो सॉरी 27 हो गए आपके पास, है ना। I3 देखें तो ये तो हो गया माइनस के 4 I3, तो हो गया माइनस के 4 I3, और इक्वल टू कितना हो गया? 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? सेकंड। नोट करते रहो बच्चों, और समझ में आता रहा तो यस सर लिखते रहो सारे बच्चे। मज़ा आएगा पढ़ने में बहुत। मज़े का मतलब वो मज़ा नहीं इंटरटेनमेंट वाला, वो तो आपके पास मोबाइल है चाहे जहाँ से लो मज़ा, लेकिन पढ़ने का मतलब, मज़ा आने का मतलब कि हर चीज़ समझ में आएगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, समीकरण 2 आ गया। अब हम कौन से लूप की बात करेंगे? लिख लिया होगा सबने। लूप थर्ड पे चलते हैं। कौन से लूप पे चलेंगे? लूप थर्ड से। लूप थर्ड में चलो, आ जाओ। इधर से चले तो ये तो कितना? 8। इधर ही हम जा रहे हैं, इधर ही करंट जा रहा है, ऐसे घूम के तो आएंगे अपन। तो 8I3 हो गया 8I3। कितना हो गया मेरे दोस्तों? 8I3 बाई लूप थर्ड, ठीक है। इसके बाद इधर कुछ नहीं था, इधर आए, हम तो आ रहे हैं नीचे से ऊपर, करंट आ रहा ऊपर से नीचे। तो I2 माइनस I3 इंटू 4। I2 माइनस I3 और इंटू कितना हो गया आपके पास? 4, ठीक है। लेकिन देखो निशान, हम आ रहे हैं नीचे से ऊपर, करंट आ रहा ऊपर से नीचे, तो प्लस का है माइनस का? तो निशान किसका आएगा मेरे बच्चों? माइनस का। इक्वल टू कितना हो गया? 0। 2 ही बातें थी इसमें। अब इसको थोड़ा ठीक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको। I1 एक जगह कर लो, I2 एक जगह कर लो, और I3 क्या कर लो? एक जगह कर लो, जो हम करते आ रहे हैं हर एक सवाल में, हर एक समीकरण इक्वेशन में। देखो I1 नहीं है तो सुंदर लगे इसलिए हम लिख देते हैं 0 इंटू कितना हो गया? I1। I2 है मेरे पास माइनस का 4I2, तो ये हो गया माइनस का 4I2।
I3 है मेरे पास, I3 है मेरे पास, ये हो गया माइनस के माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 4, और ये हो गया 8, तो कितने हो गए 12 हो गए, कितने हो गए 12। तो 12 ले लो, चाहे इसको चाहो तो आप इसको देखो 4 भी कर सकते हो, तो 4 ले लो। अब कई बार क्या होता है एग्जाम्स में कि यहाँ एक और बना होता वैल्यू नहीं देता, जिसकी वैल्यू नहीं देता उसकी कितनी होती है 0, ठीक है। चाहे 8 ले लो चाहे 4 ले लो, देखो 4 लेंगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। एग्ज़ाम में कैलकुलेशन का कोई महत्व नहीं है, चाहे जितनी ले लो, चाहे 8 ले लो, चाहे कितना ले लो 4, ठीक है बच्चों। तो मान लो 8 ले लिया, 8 था ना अपना, तो 8 रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उससे। अब देखें यहाँ से, ये हो गया 8I3 - 4I2 - I3, ये हो गया 0 4I2, ठीक है। और ये हो गया आपके पास I3, कितने हो गए आपके पास 4, तो यहाँ से आ गए प्लस के, और 8 हैं, तो टोटल कितने हो गए 12 हो गए। चाहें तो इसको 4 ले सकते हो, चाहे 8 ले सकते हो। ये है एग्जैक्ट सवाल, एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है, जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ उसमें लिया हुआ था आपके पास कितना 4। एग्जैक्ट जो सवाल एग्ज़ाम में आया हुआ है न्यूमेरिकल, उसमें कितना आया हुआ आपके पास 4 आया हुआ है, ठीक है। तो 4 लेना चाहो तो 4 ले लो। यहाँ अगर 4 ले लोगे आप, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर यहाँ 4 ले लिया तो फिर यहाँ भी कितना आएगा 4, और ये 4 और 4 जुड़ के फिर कितना हो जाएगा 8I3 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो गया 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके पास 3, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ना हो तो कैलकुलेशन है 4 8 कुछ भी ले लो। यहाँ तक मेरे को ये बताओ, कोई डाउट किसी के? 4 कर लो, चाहे मैं 4 से कर रहा हूँ, 8 करें तो 8 से कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। यहाँ तक किसी का डाउट? बस जिसके ये 3 समीकरण सही हो गए प्लस माइनस जिसको मालूम है, उसका आगे सवाल गलत नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। उसका आगे सवाल गलत नहीं हो सकता। बस ये 3 जो समीकरण हैं, ये तीनों समीकरण आपके होने चाहिए क्या सही, ये तीनों समीकरण होने चाहिए आपके क्या भी सही होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ही 3 समीकरण लिखने के बाद क्या करते हैं, यहाँ देखो बोर्ड पे, अब क्या करेंगे, इसका लिखते हैं मैट्रिक्स रूप। किस रूप में लिखते हैं इनको? मैट्रिक्स रूप या मैट्रिक्स फॉर्म। बोर्ड पे देखो, मैट्रिक्स रूप में कैसे लिख सकते हैं, 11 - 5 और 0, क्या है इसके अंदर I1 के गुणांक, 11 - 5 और कितना है 0, फिर है -5 27 और -4, -5 27 और कितना है -4, 0 -4 और ये हो गए प्लस के 8। इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 I2 और क्या लिख सकते हैं I3, ठीक है दोस्तों। इक्वल टू में हम लिख सकते हैं, देखो पहले में 5 0 और 0, तो ये हो गया 5 0 और कितना हुआ 0। ये आ गया इसका मैट्रिक्स रूप या मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। मैट्रिक्स रूप या मैट्रिक्स फॉर्म आने के बाद कल वाले तरीके चल रहा हूँ जो लास्ट क्लास में डेरिवेशन किया था, मैंने कहा था सेम सवाल रहेगा प्यारे बच्चों। मैट्रिक्स रूप में ये तो कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं इसको, तो जेड मैट्रिक्स। ये तो कौन सी मैट्रिक्स है, जेड। प्रतिबाधा आर कह दो चाहे जेड कह दो। ये कौन सी मैट्रिक्स है, आई मैट्रिक्स। और ये कौन सी होती है, वी मैट्रिक्स या ई मैट्रिक्स। वी कह दो चाहे क्या कह दो इसको, ई मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद क्या सीखा था, याद करो। कहा था कि जो जेड मैट्रिक्स है, अरे कहा था ना कि जो जेड मैट्रिक्स है उसका क्या लेते हैं, सारणिक या डिटरमिनेंट लेते हैं। पहले उसका क्या निकालते हैं, सारणिक या डिटरमिनेंट। तो मैथ्स के विद्यार्थी हैं अपन, बहुत भली भांति पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, समझदार। नोट कर लो भी इस साइड का काम पूरा, फिर आगे बढ़ता हूँ। ये सर लिख दो मुझे कि हाँ सर बिल्कुल शानदार चल रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है हमारे। अब देखो दोस्तों, कौन सी मैट्रिक्स आ गई, जेड। अब देखिए जेड मैट्रिक्स का सारणिक, जेड मैट्रिक्स का सारणिक, डिटरमिनेंट ऑफ जेड मैट्रिक्स, जेड मैट्रिक्स का सारणिक है डिटरमिनेंट ऑफ जेड मैट्रिक्स, डेल जेड। तो डेल जेड इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, डेल जेड इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 11 - 5, 11 - 5 और 0, -5 और ये कितना हो गया 27 और ये हो गया -4 और ये हो गया 0 -4 और ये कितना हो गया 8। ये हो गया आपके पास।
अब देखो कल मैंने छोड़ दिया था कि कल मैंने कहा था कि Z1 Z2 लिखा हुआ क्या सोल्व करेंगे सारणिक का। आज तो अब सारणिक सोल्व करने वाला हुआ कि नहीं हुआ आप बता दो। अरे सारणिक सोल्व करने वाला है या नहीं है तो आज सोल्व करेंगे भाई इसको। क्या सोल्व करेंगे इसके अंदर देखो, यहाँ से देखो सोल्व कर लेते हैं इसको। ये हो गया 11 अंदर 27 गुणा 8, ये इससे गुणा होगा माइनस, ये -4 कितने हो गए 16। अरे ये कितने हो गए 16। फिर ये माइनस है तो एक माइनस तो फॉर्मूले का आता है, एक माइनस इसका तो प्लस हो गया, प्लस की 5। ठीक है, और इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो गया -40 और -8 पंजो 40 और ये 0 हो गया तो माइनस कितना हो गया 0। ठीक है, अब देखिए 27 गुणा 8 करेंगे और फिर उसको किससे गुणा करना है 11 से, और माइनस कितना करना है 16 और माइनस करेंगे 200। तो देखो 27 गुणा 8 माइनस 16 तो ये हो गया 2000 और 200 गुणा ये बचेगा 200 बच्चों। ठीक है, और गुणा 11 तो 2200 हो गया, 2200 माइनस 200 तो कितना आएगा 2000। कैलकुलेशन कर लेना एक बार और चेक कर, कोई जरूरी नहीं कि डेटा है एग्जाम में कोई बदल सकता है। तो आएगा डेल जेड इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2000। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि क्या निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है। अब या नाउ जेड मैट्रिक्स में मैंने सिखाया था, फिर निकालते हैं डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल 4 ऐसे। पहले इसका पहला कॉलम हटाते हैं और इसकी जगह कौन सी मैट्रिक्स लगाते हैं ई मैट्रिक्स। कल देखो लगाई नहीं लगाई थी E00 ऐसे लगा था ना कल ई मैट्रिक्स। आज ई मैट्रिक्स ई नहीं है, ई की जगह वैल्यू आ गई 500 तो ये लगा देंगे और फिर सोल्व कर लेंगे। तो डेल्टा 1 आ जाएगा, ऐसे क्या आ जाएगा डेल्टा 2, ऐसे क्या आएगा डेल्टा 3 आएगा अपने पास। तो देखो बच्चों क्या होगा इसके अंदर, देखिए ध्यान से। अब देखो डेल्टा 1 निकालेंगे तो डेल्टा 1 निकालने से पहले थ्योरी लिखनी पड़ेगी जो डेरिवेशन में लिखी थी। मैं यहाँ थोड़ी कम लिख रहा हूँ लेकिन जो कल डेरिवेशन में लिखी थी वो पूरी लिखनी है बच्चों। अब जेड मैट्रिक्स में या जेड मैट्रिक्स के प्रथम, अब जेड मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ के स्थान पर ई मैट्रिक्स प्रतिस्थापित करने पर, ई मैट्रिक्स प्रतिस्थापित करने पर रिप्लेसिंग ई मैट्रिक्स रिप्लेस करनी है। तो ई मैट्रिक्स रिप्लेस करूं तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखो बोर्ड पे आ जाओ। ई मैट्रिक्स अगर रिप्लेस कर दूं इसकी जगह तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डेल 1, और डेल 1 बनने के बाद ये बनेगा आपके पास सारणी का डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट देखो इसकी जगह करना है या इसकी जगह कर लो तो आ जाएगा 5 0 और 0। बाकी कौन रह गए माइनस के 5 27 और माइनस के 4 0 -4 और ये 8, यही बना आपके पास, ये बन गया। इसको कहते हैं डेल 1 या सारणी का डिटरमिनेंट कौन से का फर्स्ट का। अरे सारणी का डिटरमिनेंट कौन से का आपके पास फर्स्ट का। अब हम करते हैं इसको सोल्व। तो 5 गुणा फिर वही बचेगा 5 गुणा 27 गुणा 8, यही बनेगा ना 5, और अंदर हो गया 27 गुणा कितने हो गए 8 माइनस और प्लस के 16। ठीक है, फिर आ गया -5, इसको छोड़ दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 0। ठीक है, यही बन रहा है आपके पास। पिछली बार गुणा कितना था 11, आगे तो 0 बन जाएगा। देखो -5 फिर इसमें ये 0 इसमें 0 तो आगे तो 0 आएगा जो प्लस माइनस 0। अब देखो ये तो हो गया 200 गुणा 5 तो कितना हो गया 1000। कितना आ गया 1000। आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहो बच्चों। ऐसे ही डेल्टा 2 निकालेंगे, ऐसे ही डेल्टा 3 निकालेंगे, मैट्रिक्स ई को प्रतिस्थापित करते रहेंगे तो देखो क्या बनेगा अपने पास, लिखिए आप। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेल्टा 2 निकालें इसी प्रकार, तो ये मैट्रिक्स थी आपके पास और यही है। इसके अंदर इस बार दूसरी में रखा जाएगा, ये जो 5 0 जो रखा है दूसरे में रखा जाएगा। तो ये कितना हो गया 11 -5 और कितना हुआ 0, ये हो गया 5 0 और 0 इसकी जगह रख दिया, और ये हो गया 0 -4 और कितने हो गए 8। यही बना आपके पास सेकंड।
ठीक है। अब ये जो आपके पास सेकंड बना, सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये देखो यहाँ से सोल्व करें तो 11, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो ये हो गया आपके पास 0 और ये तो हो गया 0, ठीक है। इसके बाद दूसरे को देखें यहाँ से, तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो ये हो गया आपके पास 5 और 8 गुणा 5 40, 40 गुणा 5 कितना हो गया 200। अगला तो 0 हो जाएगा। अरे सारणिक तो सोल्व करना आता है, ये भी सबको नहीं आता तो बता दो मेरे को, वो भी बता देंगे, मैथ में क्लास और लगा देंगे इसकी, क्यों चिंता करते हो। डेल्टा 3 इज इक्वल टू डेल्टा 3। इस बार बोले ये जो लगाते हो 5 0 दूसरे में, तीसरे में लगाना इस बार। तीसरा कहाँ होगा, यहाँ लगेगा मेरे दोस्तों। तो 11 - 5, 11 - 5 और कितना होगा 0, ये हो गया -5 27 और ये कितना हो गया -4 और ये हो गया 5 0 और कितना हो गया 0। सोल्व कर लो इसको। अरे सोल्व कर लो, 2 0 है इसमें तो एक ही सोल्व करना पड़ेगा। तो 5 इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, ये भी 0 हो गया। 5 का 20 और 5, 20 गुणा 5 कितने हो गए 100। अरे 20 गुणा 5 कितने हो गए 100 हो गए बस। ये लो तीनों वैल्यू आ गई, नोट कर लो मेरे बच्चों। यहाँ तक समस्या जरूर आएगी एग्जाम में, बहुत धीरे धीरे एक एक स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि 1-2 सवाल सीख जाओगे मज़ा आ जाएगा आपको। फिर शानदार अल्टीमेट तरीके से कर रहे हैं अपन कैलकुलेशन, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी बच्चों। अब देखिए सारा काम हो गया, कल वाले डेरिवेशन में यहाँ पहुँच गए। फिर हमने किसका मान निकालना है, धारा या करंट का। अरे दोस्तों किसका मान निकालना है, धारा या करंट का। तो देखो धारा या करंट, धारा या करंट, करंट निकालना अपन को। करंट कितना है I1, I1 देखो फॉर्मूला क्या बताया था। अरे क्या फॉर्मूला बताया था आपको, या भूल गए फॉर्मूला, सारे सब भूल गए क्या फॉर्मूले। देखो फॉर्मूला बताया था आपको कल, डेल्टा 1 अपॉन कितना बताया था डेल्टा जेड। I2 का फॉर्मूला क्या बताया था, डेल्टा 2 अपॉन कितना हो गया डेल्टा जेड। I3 का फॉर्मूला बताया था मेरे बच्चों, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा जेड या डिटर्मिनेंट ऑफ जेड। यही तो वैल्यू बताई थी आपको। अब देखो डेल्टा 1 कितना 1000, 1000 में भाग लग रहा है डेल्टा जेड। डेल्टा जेड ये रहा 2000, तो ये 2000 हो गया बच्चों। तो 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर, ठीक है। डेल्टा 2 बोले 200 बटे कितना हो गया 2000, तो ये हो गया 0.1 एम्पियर। और बोले ये है 100 बटे कितना हो गया आपके पास, 100 बटे कितना है 2000, तो ये हो गया 0.05 एम्पियर, ठीक है। भाग तो देना आता ही होगा सबको, तो ये हो गया आपके पास 0.05 एम्पियर, ठीक है। अब इसने वोल्टेज और पूछी है, V1 V2 और 2 वोल्टेज और पूछी है एक सवाल में, लिखा ना V1 V2। तो देखो वो निकाल देते हैं वोल्ट तक, वोल्ट था या वोल्टेज, वोल्ट था या क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज और पूछिए ना V1, यहाँ तक तो देखो किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वो डेरिवेशन जो कल किया था उसी हिसाब से चल रहे हैं। अब पूछिए वोल्टेज इसने V1, तो V इज इक्वल टू कितना होता है IR। अरे V इज इक्वल टू कितना होता है IR होता है, V इज इक्वल टू कितना होता है IR। अब यहाँ से देखिए V1 वोल्टेज जो पूछी है इसने, तो यहाँ से देखिए V1 वोल्टेज के लिए आपके पास कितना है 5, ये तो अरे R का मान तो कितना है 5। I1 - I2 देखें, I1 - I2 देखें तो क्या है, I1 तो कितना है 0.5, अभी निकाला ना I1 0.5 और -I2 0.1, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 5 और ये हो गया गुणा 0.4, 5 का 20 तो ये हो गया 2 वोल्ट, ठीक है। ये तो कौन सी वोल्टेज आई आपके पास, वोल्टेज कौन सी आ गई V1। अरे कौन सी वोल्टेज आई V1। अब अगली वोल्टेज की बात करते हैं V2 की। कौन सी वोल्टेज की बात करें V2 की, तो V2 वोल्टेज देखो यही तो है भूसंपर्कित, I2 माइनस कितना I3, तो कितना है 4, I2 माइनस कितना I3, तो ये हो गया 4 बच्चों I2
0.1 माइनस I3 0.05, तो कितना बचेगा? 4 गुणा 0.05 बचेगा, तो 5 चौका 20, तो ये हो गया 0.2 वोल्ट। ये हो गया आपके पास 0.2 वोल्ट, और वो कितना हो गया? 2 वोल्ट। इसी जंक्शन पे निकालना था V1 और V2, ठीक है। तो इस प्रकार से लगातार पढ़ो, आनंद के साथ पढ़ो, चीज़ को समझने की कोशिश करो। नेगेटिव सोच, नेगेटिव व्यक्ति, नकारात्मक जो सोच रखने वाले व्यक्ति हैं उनसे दूर रहें, और अच्छे एक पॉजिटिव मन के साथ, दिमाग मन पॉजिटिव दिशा में होनी चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करो, सफलता अवश्य मिलेगी। और इधर उधर नेगेटिव लोग, नेगेटिव मित्र, नेगेटिव रिश्तेदार, नेगेटिव टीचर जो आपको पढ़ने से भी रोक रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि आप ना पढ़ो और किसी न किसी रूप से उनके जाल या ठगी में शिकार हो जाओ। दूर रहिए उन सबसे और आनंद लीजिए।